हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रामसर ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में, जिसे अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस टॉपिक को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मुख्य प्रोविजन या प्रावधान के विषय में। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे इसके कि जो कि महत्वपूर्ण अमेंडमेंट अब तक किए गए हैं और वे अमेंडमेंट जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय संविधान में संशोधन के विषय में। तो आखिर क्या कारण है कि भारत जैसे देश ने, जिसने अभी संविधान के 100 वर्ष भी नहीं देखे हैं या 100 वर्ष भी पूरे नहीं किए हैं, वहाँ 100 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं। जबकि बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने, जिसने लगभग 200 वर्ष से अधिक का समय देख रखा है, जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। जिसके संविधान की स्थापना कब हुई थी, तो आप जानते हैं जिसका संविधान 1789 से प्रारंभ हुआ था। तो आज चल क्या रहा है, तो आप जानते हैं कि लगभग 200 वर्ष से अधिक का समय इसने देखा है। अब यहाँ पर हम बात करें कि ये जो क्या प्रोविजन रहे कि अमेरिका में अभी तक ऐसे बहुत सारे संशोधन नहीं देखे गए हैं, जबकि भारत में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। रीजन की बात करें अमेरिका, तो अमेरिका में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह बहुत ही रिजिड है। रिजिड मतलब दृढ़ है। अमेरिका में संशोधन करना बहुत ही आसान नहीं है। यहाँ की संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। जबकि बात करें भारत की, तो भारत में जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वह ना तो बहुत ही रिजिड है जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरह, और न ही वह बहुत ही आसान है जैसे कि बात करें हम ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। भारत क्या है, तो भारत इन दोनों का मिला जुला रूप है। किसका? ब्रिटेन व यूएसए की प्रक्रिया का। ये इन दोनों के मध्य का पार्ट है, ना तो बहुत लचीला है ना ही बहुत कठोर है। यहाँ पर आपने इन प्रोविजंस को देखा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हैं कि भारत में जब संविधान निर्माताओं ने, जो कि आप जानते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थीं। जब संविधान हमारा लागू किया गया और जब बनाया गया, तो उस समय भारत की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय भारत राज्यों और भी कई क्षेत्रों से संबंधित विवादों को देखता हुआ चला आ रहा था, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद, भूमि से संबंधित विवाद और भी कई मामले भारत के सामने स्पष्ट थे, जिसमें तुरंत ही भारत का क्या हुआ था, विभाजन भी हुआ था। जिसमें आपने देखा कि 1947 में जो प्रोविजन आया उसमें भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। किसमें? एक तो हमारे इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो दो ऐसे कंट्री बना दिए गए थे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, जिसमें शरणार्थियों की समस्या और कई सारी समस्याएं थी। तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत में जो संविधान निर्मित किया गया उसमें कई सारे प्रोविजन जोड़े गए। जबकि आप जानते हैं हर समय परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। उसी तरह भारत में परिस्थितियां चेंज होती गईं, तो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी चेंज होती गईं। इस तरह से जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत के संविधान में को ना तो बहुत अधिक कठोर बनाया, ना बहुत अधिक लचीला बनाया। इतना भी लचीला नहीं बनाया कि संविधान के हर प्रोविजन में संशोधन कर दिया जाए, और इतना कठोर भी नहीं बनाया कि इसमें बिल्कुल संशोधन न किया जा सके। अब हम बात करें इसी में, तो आप जानते हैं कि संविधान की संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन है, तो संविधान की संपूर्ण शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। ऐसा हमारी प्रस्तावना में विदित है। प्रस्तावना में साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, इसकी शुरुआत ही हुई है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग
तो यहाँ से क्या देखा आपने कि संविधान का जो शक्ति का स्रोत है वे भारत के लोग हैं। इसीलिए भारत के लोगों की आधारभूत या मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर संसद के द्वारा समय समय पर संशोधन किए गए हैं, जो कि अब तक आप देख रहे हैं कि भारत में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो अब हम बात करें कि जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं संविधान, तो संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं हम। इसका प्रोविजन भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दिया गया है। याद रखने योग्य पॉइंट है, कई बार डायरेक्ट पूछा गया आपकी परीक्षा में है। तो संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में हम बात करें आगे यहीं पर, इसके तहत हमारा जो अनुच्छेद 368 है, इसके तहत संविधान में संशोधन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? तो संसद के पास है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो वह सिर्फ संसद के पास है, न कि राज्यों की विधान मंडलों के पास। जो राज्य की विधान मंडल होती हैं, इनके पास ऐसा कोई प्रोविजन या प्रावधान नहीं है संविधान में संशोधन करने का। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम बात करें तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद जो कि आप जानते हैं किससे मिलकर बनी है? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति से, उसके बाद लोकसभा व राज्यसभा से। जिसमें लोकसभा क्या है? तो लोकसभा निचला सदन है व राज्यसभा उच्च सदन है। अब यहाँ पर हम बात करें कि कोई भी बिल या विधेयक संसद के पटल पर कौन रख सकता है? तो याद रखिएगा, कोई भी बिल या जो विधेयक होता है वह संसद के पटल पर कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य भी रख सकता है, मतलब प्राइवेट मेंबर भी कोई भी बिल ला सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। अब हम यहाँ पर आगे देखें इसके और प्रोविजन क्या क्या हैं। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 368 के तहत जो भी संविधान में संशोधन करने के लिए बिल लाए जाते हैं, विधेयक लाए जाते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं साधारण विधेयक की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? आर्टिकल 368 के तहत जितने भी बिल या विधेयक लाए जाते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। और कई बार आपकी परीक्षा में डायरेक्ट ही पूछा गया क्वेश्चन आपका है ये। अब हम बात करें तो आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। एक तो विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति से संबंधित मामलों के विषय में। यहाँ पर और हम कुछ बात करें तो जो विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत क्या होता है? प्रत्येक जो सदन है, सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। पहली बात तो विशेष बहुमत में क्या होना चाहिए? जो सदन है, सदन में उपस्थित जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत हो, प्लस प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा वह क्या किया जाए? पारित किया जाना चाहिए। ये क्या होता है? विशेष बहुमत की कंडीशन में होता है। जबकि बात करें जब विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो ये दूसरा आपका प्रोविजन है हमारे किसमें? अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया संशोधन का, जिसमें क्या आप देख सकते हैं? कुल सदस्यों का बहुमत प्लस 2/3 बहुमत प्रत्येक सदन में। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? आधे राज्यों की विधान मंडलों का जो भी कैसे साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। जो राज्यों की विधान मंडलें हैं उनके लिए साधारण बहुमत की बात की गई। यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, यहाँ कोई विशेष बहुमत उनका नहीं है। यहीं पर बात करें यदि हम कि राष्ट्रपति की इनके लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है, जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन का जो प्रोविजन है या प्रावधान है, इसमें
संयुक्त सेशन या ज्वाइंट सेशन में किसी विधेयक को पारित कराने की कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है या कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, जो विधेयक है वह प्रत्येक सदन से पारित होना चाहिए, न कि ज्वाइंट सेशन या संयुक्त बैठक के द्वारा। तो क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में डायरेक्ट आता है कि क्या आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया में हम ज्वाइंट सेशन या संयुक्त बैठक बुलाकर उस विधेयक को पारित करा सकते हैं, तो आंसर क्या आपका होगा? नहीं, हम इसको पारित नहीं करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से। अब आगे हम देख लेते हैं कि जब कोई विधेयक या बिल विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत प्लस राज्यों, जो कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इतना मिलने के बाद विधेयक किसके पास जाता है या बिल किसके पास जाता है? तो बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति को इस बिल पर हस्ताक्षर करना या अपनी सहमति देना जरूरी है या आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवश्यक की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ पर आवश्यक की बात आपको ध्यान देना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न यहाँ से है, राष्ट्रपति के पास यहाँ पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उस बिल या विधेयक को वह अपने पास रख ले या पुनर्विचार के लिए पुनः वह संसद के पास भेज दे। ऐसा कोई उसके पास प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन कब आया? तो आप जानते हैं 24वें संवैधानिक संशोधन किसके तहत? 24th अमेंडमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं जो 24th आपका अमेंडमेंट हुआ था, इस 24वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1971 में जो लाया गया था, प्रावधान किया गया कि कोई भी बिल जो आर्टिकल 368 के तहत लाया जाएगा उस पर क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है। इसी 24वें संवैधानिक संशोधन के तहत पार्लियामेंट की शक्तियों को असीमित कर दिया गया। कह सकते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट की जो शक्तियां हैं वह बहुत अधिक मात्रा में विस्तारित हो गई या बढ़ गई। इस समय किसका काल था? तो आप जानते हैं इस समय इंदिरा जी का काल था, जिनके समय में ऐसे प्रोविजन लाए गए। तो यहाँ पर ये ऐसा टाइम है जब सर्वोच्च न्यायालय और हमारी संसद के बीच में कई सारे प्रावधान देखने को अलग अलग मिलते हैं, जो सरकार के बीच और सर्वोच्च न्यायालय के बीच उस समय काफी विवाद की परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आती हैं। चूंकि ये ऐसे हमें अमेंडमेंट और उस समय सर्वोच्च न्यायालय की जो आप देख सकते हैं निर्णयों से दृष्टिगोचर होता है। आगे हम बात कर लें अगर कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इसके विषय में कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई, कई सारी रोक लगाई, जिनमें हम 1971 के बाद तुरंत 1973 की बात कर लें तो 1973 में ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। किसमें? संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये किसने कहा गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। जबकि 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 में क्या किया गया था? संसद को अनलिमिटेड शक्तियां दे दी गई या अनलिमिटेड पावर मिल गई। साथ ही साथ उसमें कह दिया गया था कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को मानने के लिए यहाँ पर बाध्य है, जो कि हमारे आर्टिकल 368 के तहत जितने भी विधेयक लाए जाएंगे। बात क्लियर हो गई आपकी होगी यहाँ से। अब बात करें हम कुछ और बातों की, तो यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के मुख्य 3 प्रोविजन है या 3 प्रावधान हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरह से किया जा सकता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं वे? तो एक साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधान मंडलों की स्वीकृति से।
क्लियर हो गई बातें आपकी। अगर प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, तो संसद भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। आपने देखा, साधारण बहुमत प्लस विशेष बहुमत, उसके साथ विशेष बहुमत प्लस राज्यों कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो साधारण बहुमत क्या होता है, इसके विषय में आप अच्छे से जानते हैं। साधारण बहुमत मतलब प्रत्येक सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा दिया गया बहुमत। यहाँ पर आपको ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि साधारण बहुमत के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अभी तक आपने क्या देखा था कि आर्टिकल 368 में क्या हुआ, इसमें संयुक्त सेशन या ज्वाइंट सेशन को नहीं बुला सकते थे, परंतु साधारण बहुमत के मामले में हम क्या कर सकते हैं, संयुक्त सेशन बुला सकते हैं व किसी विधेयक को पास करवा सकते हैं। इतनी बातें आपने यहाँ पे सीखी। जबकि हम बात कर चुके हैं कि विशेष बहुमत कैसे बनता है और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति का क्या क्षेत्र है, इसके विषय में पहले आपको समझा चुके हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक और मुख्य प्रोविजन, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है किससे, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। तो यहाँ जो राज्यों की स्वीकृति है, इसके संबंध में हमारे संविधान में कहीं पर ऐसा जो प्रावधान दिया गया है, वहाँ टाइम पीरियड को नहीं दिया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई विधेयक जो राज्यों की विधानमंडल या राज्यों की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, उसके संबंध में जो स्वीकृति देने का कार्य है, उसके समय को नहीं निर्धारित किया गया है कि जो राज्य हैं वह कितने समय में उस विधेयक को वापस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, समय सीमा का यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हम बात करें आगे, तो साधारण बहुमत से हम क्या कर सकते हैं, जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, राज्य विधान परिषद का गठन या उसकी समाप्ति, राज्य विधान परिषद का गठन या उसकी समाप्ति, इसके विषय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में प्रावधान दिया गया है। और नए राज्यों का प्रवेश या गठन प्लस राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, इस तरह के जो प्रोविजन है, ये भारतीय संविधान के भाग 1 में दिए गए हैं। और मैं इनके विषय में स्पष्ट रूप से क्लास पहले ले चुका हूँ। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है उसे अवश्य देखें, जिससे आपके कई सारे टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेंगे, जो मैंने डिस्कस पहले कर दिया है। अब हम बात करें आगे, इससे और क्या हो सकता है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत जो दूसरी अनुसूची में वर्णित विषय हैं, दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल क्या है, इसका भी प्रोविजन मैं पहले कर चुका हूँ, तो आप सभी उससे वहां से पढ़ सकते हैं। अब बात करें हम संसद में गणपूर्ति, वेतन या जो भत्ते से संबंधित मामले हैं, इनको भी हम किससे निपटाते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा ही कार्य करते हैं। अब बात करें सिटीजनशिप, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति से संबंधित जो प्रोविजन है, उनको भी किसके द्वारा दिया जाता है, तो साधारण बहुमत के द्वारा ही। केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही साथ 5वीं व 6ठी अनुसूची में जो आपके अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित मामले हैं, उनके विषय में जो प्रोविजन है, वो भी किसके द्वारा हम कर सकते हैं, तो साधारण बहुमत के द्वारा। अब हम बात करें विशेष बहुमत, तो भारतीय संविधान में अधिक मात्रा में जो संशोधन हुए हैं वह विशेष बहुमत के आधार पर ही किए गए हैं, जिसमें हम बात करें मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट में जो संशोधन होते हैं वह किसके आधार पर हैं, विशेष बहुमत के आधार पर आपको देखने को अधिकतर मिलेंगे। और फिर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में, जिसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका प्रोविजन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक में इसका प्रावधान है, जबकि मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक, आर्टिकल 35 तक इनका प्रावधान किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें
फंड राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा का अधिकार, जो कि आप जानते हैं 86th अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 86वां संवैधानिक संशोधन की बात करें, किस से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार में आर्टिकल आपका 21A के तहत प्रोविजन किया गया है, जबकि डीपीएसपी में भी इसका प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इसको किस में जोड़ा गया है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ दिया गया है, क्योंकि आप जब जानते हैं कि पहले फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हुआ करती थी? 10, परंतु जो 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आया हुआ है आर्टिकल 51 के ए में, उसमें किसको जोड़ा गया है? उसमें आपके राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा संबंधित प्रावधान है, उसको जोड़ दिया गया है। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, जब हम बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट के विषय में विशेष रूप से। अब हम बात करें कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिसमें विशेष बहुमत प्लस राज्यों की, जो आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या होती हैं। इनमें देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और प्रक्रिया से संबंधित जो मामले हैं, उनके लिए विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसकी प्रक्रिया, इसके विषय में आप जानते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। इसको आप कमेंट करके आंसर देंगे, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। अब बात करें हम 7वीं अनुसूची, सेवेंथ शेड्यूल का संबंध किससे है? आप जानते हैं 7th शेड्यूल, जिसमें क्या है? संघ सूची और राज्य सूची प्लस समवर्ती सूची का प्रावधान दिया गया है। अब हम बात करें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो संसद में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, इनके संबंध में जो भी प्रोविजन बनते हैं वही हम विशेष बहुमत प्लस राज्यों की, आधे राज्यों की स्वीकृति जो हमारी है की आवश्यकता पड़ती है। बात करें सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, इसके संबंध में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, इससे संबंधित जो स्पष्ट प्रावधान है, उनको भी हम किसके द्वारा देखते हैं? तो विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति के तहत हम देखते हैं। ये तो थे आपके भारतीय संविधान में संशोधन के संबंध में जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर था, बेसिक टॉपिक था कि कैसे संविधान में संशोधन हो सकता है, उससे कैसे कैसे टॉपिक्स आपके परीक्षा में प्रश्न बना सकते हैं। अब हम इसके अगले पार्ट को सेकंड पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे, जो कि किससे संबंधित है। वह टॉपिक आपके अभी तक जितने भी अमेंडमेंट हो चुके हैं, उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी अमेंडमेंट हैं, उन पर चर्चा करेंगे, और वे अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए तथा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।